हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ सिविल सूट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 22 टू 25 ऑफ सीपीसी में डील किया जाता है। राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और सीपीसी को आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने जो इनिशियली कहा था कि सीपीसी एक इजी सब्जेक्ट है, तो आप शायद, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप भी थोड़ा बहुत तो ऐसा फील कर ही रहे होंगे। राइट। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट देन जब आप इसका रिवीजन करेंगे, एक बार लेक्चर्स देखेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर अगर देखेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा कि सीपीसी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। राइट। अभी तक हमने सेक्शन 21A तक पढ़ लिया है। आज हम 22 से 25 के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेक्शन अगर हम ट्रांसफर ऑफ सिविल सूट्स की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ सिविल सूट्स तो 22 टू 25 में दिया है, पर जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो आप उसको रिलेट करके पढ़ो दूसरे लॉज के साथ या उसी लॉ के दूसरे प्रोविजंस के साथ। तो अगर हम ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करें, राइट, तो ट्रांसफर ऑफ केसेस देखो आपको कहां कहां देखने को मिलता है। ट्रांसफर ऑफ सिविल सूट्स तो हमें आपको सीपीसी में मिल रहा है, वो तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। राइट। उसके अलावा अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 406 से 412 तक ये भी ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करता है। 406 ट्रांसफर बाय सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, 407 ट्रांसफर बाय हाई कोर्ट की बात करता है, एंड 408 ट्रांसफर बाय सेशंस कोर्ट की बात करता है। राइट। और ये 412 तक ये सारे प्रोविजंस हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो अंडर आर्टिकल 139A कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर की बात करता है, ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट से किसको खुद को ट्रांसफर कर सकता है। राइट। हाई कोर्ट से क्या कर सकता है? अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग होंगे जो केसेस, उससे क्या कर सकता है? टू ट्रांसफर दोज केसेस टू सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, या फिर अगर कोई क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, राइट, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे केस में ये कर सकता है, या फिर टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को भी कोई केस जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। राइट। तो अब अगर आप ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन सीपीसी में पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि सीआरपीसी में ट्रांसफर के बारे में कहां बात हो रही है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में बात करता है, और अगर बात करता है तो कहां पे करता है। राइट। तो अब जब इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो फायदा इससे ही होगा कि आप भूलेंगे नहीं, आसानी से आप चीजों को याद रख पाएंगे। अगर आप सीपीसी का ट्रांसफर रिकॉल करेंगे तो आप जल्दी जल्दी साथ ही साथ सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रांसफर है केसेस का उसको भी रिकॉल कर पाएंगे, तो रिवीजन में आसानी होगी और रिटेंशन में आसानी होगी। आपके दिमाग में ये प्रोविजन ज्यादा देर तक रहेंगे, आप जल्दी नहीं भूलेंगे। राइट। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सीपीसी के प्रोविजंस की तरफ, सेक्शन 22 टू सेक्शन 25 की तरफ, जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इस लेक्चर के लिए। राइट। सेक्शन 22 एक जनरल बात करता है। सेक्शन 22 ये बोलता है कि अगर किसी पार्टी को कोई केस जो है वो किसी एक कोर्ट में चल रहा है और वो चाहता है कि उस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, इसके बारे में सेक्शन 22 बताता है। राइट। तो अगर हम देखते हैं इसको, फिर हम देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रांसफर ऑफ सूट विच में बी पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। ओके। इट सेज where a suit may be instituted in any one of two or more courts। राइट। तो यहां पे किस बारे में बात हो रही है? लेट्स से एक कोई सूट है, वो कानपुर में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, लखनऊ में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, अलीगढ़ में भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। राइट। और इनमें से मान लेते हैं अलीगढ़ में वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया फाइनली। ठीक है। तो आपको याद होगा कि सेक्शन 20 हमने पढ़ा था, जहां पे हमने ये देखा था
कि अगर मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं, राइट, तो मल्टीपल डिफेंडेंट्स में से किसी भी एक डिफेंडेंट की जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगी या प्लेस ऑफ बिजनेस होगा या फिर रेसिडेंस होगा या फिर वर्क होगा, राइट, और जहां पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होगा वहां पे इन 4 जगहों पे से कहीं पे भी सूट फाइल किया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि ये 3 अलग अलग जगह से अलग अलग डिफेंडेंट्स थे, उसमें से एक डिफेंडेंट अलीगढ़ से था, इसलिए अलीगढ़ में केस फाइल कर दिया गया। पर बाकी के जो डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और ये बोला कि नहीं यार, अलीगढ़ सही जगह नहीं है, ये केस कहीं और फाइल होना चाहिए, लखनऊ में होना चाहिए। तो अलीगढ़ के कोर्ट में बाकी जो बचे हुए डिफेंडेंट्स थे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया, जैसे कि हम सेक्शन 20 में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं बाकी डिफेंडेंट्स, और ऑब्जेक्शन रेज किया। पर अलीगढ़ के कोर्ट ने क्या किया, अलीगढ़ के कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया ऑब्जेक्शन और ये बोला कि हम, मेरे हिसाब से, मतलब अलीगढ़ कोर्ट के हिसाब से बाकी पार्टीज के लिए कोई इनकन्वीनियंस नहीं है और अलीगढ़ का कोर्ट ही केस को क्या करेगा, ट्राई करेगा। ट्रायल कहां चलेगा, अलीगढ़ में चलेगा। अब ये जो बचे हुए दोनों, अब बची हुई जो दोनों पार्टीज हैं ये इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, इनको लगता है कि नहीं, ये जो केस है ये लखनऊ में होना चाहिए, अलीगढ़ में नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है, अब ये ऐसा करेंगे, अब ये सेक्शन 22 की तरफ देखेंगे। तो अब हम सेक्शन 22 को इस बैकग्राउंड के साथ समझते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वेयर एनी सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स, ठीक है, सूट जो है वो इन 3-4 कोर्ट्स में से कहीं पे भी इंस्टीट्यूट किया जा सकता था, एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स, राइट, और इन चारों में से ही किसी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया, अलीगढ़ में इंस्टीट्यूट किया गया। एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टीज, मान लेते हैं एक डिफेंडेंट बी है जो लखनऊ में रहता था, उसने बाकी पार्टीज को क्या करा, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज, नोटिस दिया बाकी पार्टीज को, मतलब जो पार्टी अलीगढ़ में रहती है लेट्स से सी, और जो पार्टी कानपुर में रहती है लेट्स से ए, इन तीनों को नोटिस दिया। May at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, right। तो अब जब अलीगढ़ में ये केस चल रहा था तो तो इसी दौरान अब इसका ऑब्जेक्शन ओवररूल कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया और अलीगढ़ कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, ट्रायल हम ही करेंगे। तो जब ट्रायल चल रहा था तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी बी जो है, नोटिस देने के बाद दोनों पार्टीज को एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, राइट, और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले क्या करेगा, अप्लाई करेगा सूट को ट्रांसफर करने के लिए अनदर कोर्ट को। इसका ये कहना है बी का, मान लेते हैं कि अलीगढ़ से सूट को, केस को लखनऊ ट्रांसफर किया जाए, एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ अदर पार्टीज इफ एनी शैल डिटरमाइन इन विच ऑफ द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन द सूट शैल प्रोसीड। तो जिस कोर्ट को एप्लीकेशन देगा बी, राइट, वो ऑब्जेक्शन कंसीडर करने के बाद पार्टीज के क्या करेंगे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनमें से किस कोर्ट में अल्टीमेटली जुरिस्डिक्शन होगा इस केस को सुनने का, राइट। तो सेक्शन 20, जब आप 22 पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 20 साथ ही साथ पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप सेक्शन 22 की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को समझ सकते हो, राइट। तो ठीक है, अब हमें यह समझ आ गया कि इन 4 कोर्ट्स के पास, इन 3 कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन था, 3 में से एक कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट किया गया, बाकी जो 2 लोग थे वो उन्होंने उस कोर्ट में ऑब्जेक्ट भी किया, राइट। हमने पढ़ रखा है कि उस कोर्ट को अधिकार होता है डिसाइड करने का, जो कोर्ट किसी केस को सुन रहा होता है, कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं केस का ट्रायल करने का, राइट। तो उस कोर्ट ने, अलीगढ़ कोर्ट ने बोल दिया ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि नहीं, केस का ट्रायल इधर ही चलेगा और हमें लगता है कि पार्टीज को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। पर इस फैसले से बाकी के जो 2 लोग थे बी और सी, वो नाराज थे। बी ने क्या किया, बी ने एक नोटिस दिया दोनों पार्टीज को, ए और सी को, और ये बोला कि मैं ये जो सूट है मैं इसको ट्रांसफर करवाना चाहता हूं लखनऊ। तो और उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया, जब वो अलीगढ़ में जो ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल जब वो बहुत अर्ली स्टेज में था और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसने क्या करा, वो बी है वो एक एप्लीकेशन उसने डाल दी, किसके लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट, ठीक है। पर ये एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट कहां फाइल करेगा, सेक्शन 22 ये नहीं बताता है। सेक्शन 22 ये बताता है
कि किन परिस्थितियों में और कैसे एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, पर कहां फाइल की जा सकती है इसका आंसर हमें सेक्शन 22 में नहीं मिलता है, इसका आंसर हमें सेक्शन 23 में मिलता है, राइट। इन प्रोविजंस को बहुत ध्यान से समझिएगा, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ये। तो ठीक है, हम समझते हैं कि टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, की किस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, देखते हैं। It says where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court. Okay, बहुत सारे कोर्ट्स हैं जिनका jurisdiction है पर एक ही appellate court के subordinate है वो। Okay, and application under section 22 shall be made to the appellate court. तो ऐसे केस में जो application है under 22 वो उस appellate court के पास जाएगी। ठीक है, okay. अगला, it says where such courts are subordinate to different appellate courts but to the same high court. अब ये कह रहा है कि ऐसा मामला जहां पे जो कोर्ट्स हैं वो अलग अलग एपेलेट कोर्ट्स के अंडर आते हैं बट हाई कोर्ट सबका सेम ही है, तो एप्लीकेशन कहां जाएगी? हाई कोर्ट को जाएगी, राइट। थर्ड प्रोविजन क्या कह रहा है? थर्ड प्रोविजन कह रहा है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स। ये कह रहा है कि जहां पे ऐसे कोर्ट्स जो हैं जो जिनका जुरिस्डिक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में वो अलग अलग हाई कोर्ट के अधीन है, अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, तो ऐसे केस में द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट। ऐसे केस में एप्लीकेशन हाई कोर्ट को दी जाएगी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएटेड, राइट। तो ऐसे केस में कहां एप्लीकेशन दी जाएगी? उस हाई कोर्ट को दी जाएगी जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो कोर्ट सिचुएटेड है जहां पे सूट लाया गया है, मान लीजिए, राइट। पर ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला प्रोविजन अब इनऑपरेटिव है, राइट। इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के थ्रू, जिसे हम डिस्कस करेंगे, इनऑपरेटिव कर दिया है। अब इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, राइट। स्टैट्यूट बुक में है, सीपीसी में 23 का पार्ट अभी भी है, लेजिस्लेचर ने इसको रिपील नहीं किया है, बट देन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अब ये जो प्रोविजन है इनऑपरेटिव है, रिडंडेंट है, नल एंड वॉइड है, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। पर समझेंगे हम इसको भी कि ये क्या कहना चाहता था, और बाकी ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि किसी भी चीज को समझने का बेस्ट तरीका होता है, राइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है पहला कि सेवरल कोर्ट्स जो हैं सेम एपेलेट कोर्ट्स के अंदर हैं। तो अब देखिए, मान लेते हैं, तो जनरली इसमें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रख सकते हो। हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से बनारस में, वैसे जिले का ऑफिशियल नेम वाराणसी है बट बनारस कहने में अलग फील आता है, तो इसलिए बनारस। तो बनारस में ऑब्वियसली बनारस डिस्ट्रिक्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, राइट। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर कई सारे सिविल कोर्ट्स होंगे, राइट। सिविल कोर्ट्स, जूनियर डिवीजन, सिविल कोर्ट्स, सीनियर डिवीजन, मल्टीपल होंगे। जब ये सिविल कोर्ट्स में इन सिविल कोर्ट्स का कोई डिसीजन आएगा तो उसकी अपील जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाएगी। तो ऐसे मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या हो गया? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक एपेलेट कोर्ट हो गया। ऐसे मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक एपेलेट कोर्ट हो गया, राइट। अब मान लेते हैं कि कोई मामला जो है, कोई सूट जो है, वो इनमें से 4 सिविल कोर्ट्स में से जा सकता था, राइट। मान लेते हैं तहसील है बनारस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारी, और उस बनारस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सिविल, उन तहसीलों में अलग अलग सिविल कोर्ट्स हैं, और 3 से 4 जगहों पे 3 से 4 तहसील के जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें वो केस जा सकता था, राइट। तो अब हम तहसील 1 में जो सिविल कोर्ट है हम उसको T1 सीसी बोल देंगे, 2 में T2 सीसी, T3 सीसी, राइट। तो इन सब कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन था। अब इनमें से किस कोर्ट में केस जाएगा, राइट। तो मान लेते हैं T1 CC1 जो तहसील 1 में जो सिविल कोर्ट था
उसने ट्रायल शुरू कर दिया केस का। बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और ये बोला कि नहीं नहीं T3 में जाना चाहिए, T1 में नहीं जाना चाहिए। पर इस सिविल कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, सब कुछ सही है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, हम यहीं पे इसका ट्रायल करेंगे। तो अब जो दूसरी पार्टी थी उसने क्या करा, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच करा। तो अब जब ये ऑब्जेक्शन है तो वो जो दूसरी पार्टी, मान लेते हैं ये ए था, बी था और सी था, तो सी ने बोला कि ये केस तो यहां पे जाना चाहिए, पर तहसील 1 जो थी जिस सिविल कोर्ट ने ये ट्रायल चल रहा था, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरे पास जुरिस्डिक्शन है और मैं इस केस का ट्रायल कर सकता हूं। तो उस केस में क्या हुआ, सी को ये बात पसंद नहीं आई। सी ने बोला कि नहीं, मुझे ये केस ट्रांसफर करवाना है और इस केस का ट्रायल यहां होना चाहिए। इसलिए अब सी क्या कर सकता है, सी के पास क्या ऑप्शन है, ये कहां एप्लीकेशन फाइल करेगा, ये एप्लीकेशन फाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहां के, बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर हम 23 सबसेक्शन 1 को देखें तो ये बोल रहा है कि जो जहां पे बहुत सारे कोर्ट्स हैं और वो सबऑर्डिनेट हैं सेम एपेलेट कोर्ट के, राइट। तो ऑब्वियसली इन सारे तहसील में जो अलग अलग सिविल कोर्ट्स हैं वो एक ही कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, इस एपेलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो ऐसे केस में जो अब पार्टी है सी जो है वो क्या कर सकती है, सी एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, किसमें, इस एपेलेट कोर्ट में, राइट। तो इस केस में इसे एप्लीकेशन कहां फाइल करनी है, क्योंकि ये सारे कोर्ट्स एक एपेलेट कोर्ट के अधीन आते हैं, एक एपेलेट कोर्ट के अंडर है जो कि बनारस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ऐसे केस में एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर कहां फाइल की जाएगी, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाएगी, राइट। या फिर किसी और वजह से भी अगर सी को लगता है कि ये पर्टिकुलर कोर्ट न्याय नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या ऐसी कोई चीज है, तो उस केस में भी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है केस को ट्रांसफर करने के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, राइट। तो पहला तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस मामले में जब सेम एपेलेट कोर्ट होगा तो एप्लीकेशन कहां जाएगी, उसी एपेलेट कोर्ट को जाएगी और वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस केस में बनारस का, ये डिसाइड करेगा कि इसे केस ट्रांसफर करना है तहसील 3 के सिविल कोर्ट में या फिर नहीं करना है, राइट। अब हम दूसरा प्रोविजन देखते हैं। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अब ये जो कोर्ट्स हैं ये सबऑर्डिनेट हैं डिफरेंट एपेलेट कोर्ट्स के, बट हाई कोर्ट सेम है। तो अब हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की ही बात है ये, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये पार्टी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया था, एक पार्टी कानपुर, एक पार्टी लखनऊ और एक पार्टी अलीगढ़ में की रहने वाली है, और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है झांसी में, राइट। तो अब मामला कानपुर के सिविल कोर्ट या लखनऊ के सिविल कोर्ट या अलीगढ़ के सिविल कोर्ट या झांसी के सिविल कोर्ट में चल सकता है कहीं पे भी। पर तो अब हम यहां पे अगर देखें तो ऑब्वियसली जो कानपुर का सिविल कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन है, उसकी अपील कहां पे जाएगी, उसकी अपील कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। अगर लखनऊ का जो सिविल कोर्ट है उसकी अपील लखनऊ में जाएगी, अलीगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी अपील अलीगढ़ में जाएगी, और झांसी का है उसकी अपील झांसी जाएगी। तो यहां पे इन सारे सिविल कोर्ट्स का एपेलेट कोर्ट जो है वो अलग अलग है, पर क्या ये सारे सेम हाई कोर्ट के अंडर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इन सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से अपील कहां जाती है, राइट। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस हाई कोर्ट के अंडर आते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। तो अब मान लीजिए कोई पार्टी, राइट, कोई पार्टी, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था कि जो अलीगढ़ में केस फाइल हुआ था वो उससे जो है बी डिससेटिस्फाइड था। बी ये चाहता है कि ये केस अलीगढ़ में नहीं चलना चाहिए, ये चाहता है कि ये केस लखनऊ में चलना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे जो एपेलेट कोर्ट्स हैं सब में अलग अलग हैं, राइट, सारे कोर्ट्स में जो एपेलेट कोर्ट्स हैं वो सेम नहीं है, राइट। अगर ये एक ही डिस्ट्रिक्ट का होता जैसे पिछले एग्जाम्पल में था तो एपेलेट कोर्ट सेम होता, पर क्योंकि ये अलग अलग जिले की हैं तो ये एपेलेट कोर्ट्स तो इन सिविल कोर्ट्स के सबके अलग हैं, पर हाई कोर्ट सेम है, राइट। तो ये जो बी है ये एप्लीकेशन कहां फाइल करेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट, राइट। ट्रांसफर ऑफ सूट की एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये फाइल करेगा, राइट। आई होप आपको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्वियसली इस मैटर को देखेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि पार्टी जो दूसरी पार्टी अगर कोई ऑब्जेक्ट करेगी तो वो सब एक अलग बात है, उसको देख के डिसाइड करेगा कि केस का ट्रायल किस कोर्ट के थ्रू होना चाहिए, क्या अलीगढ़ में ही चलते रहना चाहिए या फिर इन 3-4 में से किसी और
बचे हुए इन 3 कोर्ट्स में से किसी कोर्ट को दिया जा सकता है, राइट। अब अगला एग्जाम्पल जो सबसेक्शन 3 जिस बारे में डील करता है, सबसेक्शन 3 हालांकि अब इनऑपरेटिव है, बट स्टिल मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि प्रोविजन था क्या, राइट। तो देखिए सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं नैनीताल का, चूंकि उत्तराखंड में आता है। हम एग्जांपल लेते हैं भोपाल का, एमपी, राइट। फिर उसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं जोधपुर का, ठीक है। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं मिदनापुर का, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो नैनीताल जो है उत्तराखंड में आता है और उत्तराखंड हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है इसके ऊपर। भोपाल जो है एमपी हाई कोर्ट के अंडर आता है, जोधपुर ऑब्वियसली राजस्थान हाई कोर्ट के अंडर आता है और मिदनापुर कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो जो सबसेक्शन 3 है वो इस बारे में बात कर रहा है कि जो कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी अलग अलग हैं, ये अलग अलग हाई कोर्ट्स के अधीन हैं, ये कोर्ट सबऑर्डिनेट हैं ये कोर्ट्स। ऐसे मामले में जो एप्लीकेशन है वो किस हाई कोर्ट में जाएगी, ये कैसे तय होगा, इसका आंसर 23 का सबसेक्शन 3 देता है। तो देखिए इसके लिए सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि हम मान लेते हैं कि जो केस है नैनीताल हाई कोर्ट में चल रहा है, राइट, नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस जो है चल रहा है। तो कहां कहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जुरिस्डिक्शन था किसी पर्टिकुलर केस में? भोपाल को भी था, जोधपुर को भी था, मिदनापुर को भी था। बट जो पार्टी है, लेट्स से ए को ये केस फाइल करना था वर्सेस बी, तो ए ने ये केस कहां फाइल किया? नैनीताल में, नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया। तो सबसेक्शन 323 का ये कहता है कि ऐसे केस में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट होगा उसके पास अगर मान लेते हैं ये जो फाइल किया गया है, बी सी डी ये तीनों थे, बी के अगेंस्ट ये फाइल किया है, तो सी या डी जो है ये कहां पे अगर एप्लीकेशन फाइल करना चाहेंगे कि नहीं इस केस को ट्रांसफर कराइए आप नैनीताल से, तो ये एप्लीकेशन कहां पे फाइल करेंगे? उत्तराखंड हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है सबसेक्शन 3 ये कहता था कि अगर ये कोर्ट्स जो हैं सबऑर्डिनेट हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated। तो मतलब ऐसे केस में अगर अलग अलग हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो जो सूट फाइल किया जाएगा, तो जो ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है वो किस हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी? तो ऐसे हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी जहां पे सूट, जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में सूट फाइल किया गया है उस केस से रिलेटेड। तो सूट कहां फाइल किया गया? नैनीताल में किया गया है, तो ये जो एप्लीकेशन है ट्रांसफर की कहां जाएगी? उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाएगी। तो मतलब ये जो प्रोविजन है ये इस तरीके से अप्लाई होता, पर जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ऐसा कुछ करने की पावर एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं है। इसलिए जो सबसेक्शन 3 है वो इनऑपरेटिव है। आई होप आपको ये तीनों प्रोविजंस बहुत क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको बहुत आराम से अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूं, मेरा पर्पज़ ये है कि आप जो पढ़ें वो इतना सॉलिड पढ़ें कि आप चाह के भी भूल ना पाएं, राइट। तो आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इन प्रोविजंस को समझ सकते हैं, राइट। तो ये वही बोल रहा है कि सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि इन केस अगर सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन मल्टीपल कोर्ट्स, देन उस केस में क्या होगा? डिफेंडेंट नोटिस देने के बाद ऑपोजिट पार्टीज को, दूसरी पार्टीज जो उनको नोटिस देगा, उसके बाद क्या करेगा? ये बोल सकता है कि सूट को ट्रांसफर कर दो किसी और कोर्ट में। एंड इस बात का आंसर कि किस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी वो कहां मिलता है? सेक्शन 23 जो कि हमने अभी देखा, राइट। अब हम जजमेंट की बात कर रहे थे, राइट। इन केस सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपेलेट कोर्ट्स, द सेम हाई कोर्ट का एप्लीकेशन जाएगी, डिफेंडेंट वहां एप्लीकेशन देगा। पर जो सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 है, इसको क्या कर दिया गया है? इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिडंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। कौन से केस में? इस केस का नाम याद रखिएगा, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री 2008 सुप्रीम कोर्ट, राइट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो क्लॉज
क्लॉज है ये इनएप्लीकेबल है एंड इनइफेक्टिव है, क्योंकि सूट को ट्रांसफर करने की पावर एक हाई कोर्ट से या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी, हाई कोर्ट के पास नहीं है, राइट। इसके पीछे का रीजन, जो लॉजिक जो था इस जजमेंट के पीछे का, वो ये था कि एक हाई कोर्ट की पावर उसके टेरिटोरियल लिमिट्स में ही रहती है, राइट। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पावर है वो उत्तर प्रदेश में, जहां तक उसका जुरिस्डिक्शन है, पूरे यूपी में ही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये उचित नहीं होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये से दे दी जाए कि वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के अधीन, मान लेते हैं जो नैनीताल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक केस को यहां से कानपुर से नैनीताल हाई कोर्ट के अंडर ट्रांसफर कर दे। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग हाई कोर्ट की शक्तियों का मामला हो जाएगा और एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एनक्रोच कर, इससे क्या होगा, एक हाई कोर्ट का दूसरे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में इसे एनक्रोचमेंट माना जाएगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया इस केस में कि ऐसा अगर कोई केस है कि जहां पे एक सूट का ट्रांसफर करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, या फिर एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है दैट एक्सटेंड्स टू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में, पूरे देश की टेरिटरी में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम आसानी से कर सकता है, राइट। और ये भी बोला गया कि सेक्शन 25 अपने आप में सेल्फ कंटेंट प्रोविजन है, अपने आप में एक सफिशिएंट प्रोविजन है, और जो भी इंटर हाई कोर्ट ट्रांसफर है, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो ट्रांसफर ऑफ सूट होता है, उसकी पावर हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 25 है सिविल सूट के मामलों में, और वो पावर किसी भी हाई कोर्ट को नहीं दी जा सकती इवन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 151 सीपीसी। तो बेसिकली ये हम आगे पढ़ेंगे 151 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 151 सीपीसी बात करता है इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट, राइट, एंड हाई कोर्ट, राइट। तो किस चीज की? टू डू जस्टिस। तो बेसिकली 151 सीपीसी में के अंडर सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, इनहेरेंट पावर्स होती हैं, जिसका इस्तेमाल ये कोर्ट्स जस्टिस करने के लिए कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रोविजन ऐसा है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, या कोई कोर्ट का जजमेंट ऐसा है जिसका कोई लूपहोल यूज करके उसका फायदा उठा रहा है, लॉ को सरकमवेंट कर रहा है, तो ऐसे सारे केसेस में कोर्ट के पास सेक्शन 151 का हथियार होता है, जिसके थ्रू जो कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स और जो हाई कोर्ट हैं, वो किसी भी मामले में न्याय कर सकते हैं। पर ये जो ट्रांसफर की पावर है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंडर 151 सीपीसी भी हाई कोर्ट को नहीं दी जा सकती, और ऐसी पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होगी अंडर सेक्शन 25, राइट। आई होप आपको ये याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 24 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 24 बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉल, राइट। तो ये बेसिकली बात करता है सेक्शन 24 हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो इनके पास एक पावर है एक सूट को एक जगह से, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की, या फिर किसी सूट को किसी और कोर्ट से विड्रॉ करके खुद डिसाइड कर लेने की, राइट। तो उसके बारे में 24 बताता है। अब हम देखते हैं इसको। इट सेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर्ड टू बी हर्ड और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज। तो मतलब किन कोर्ट्स के बारे में बात हो रही है? हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात हो रही है, और कब? एट एनी स्टेज। इन सब चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो जनरल पावर है ट्रांसफर और विड्रॉ करने की, ये जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? किसी भी स्टेज पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, राइट। कोई भी पार्टी जो है वो अप्लाई कर सकती है, एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, जो बची हुई पार्टीज हैं उनको नोटिस दे दिया जाए, राइट, और उनको सुनने के बाद डिसाइड कर सकते हैं, या फिर बिना किसी एप्लीकेशन के खुद से भी और ऑफ इट्स ओन मोशन। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन प्री में आ सकता है कि क्या जो पावर ऑफ ट्रांसफर है उसको क्या केवल किसी पार्टी के
एप्लीकेशन पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, या फिर खुद से भी कर सकते हैं? तो आपको आंसर देना होगा कि वो खुद से भी कर सकते हैं, राइट। और ऐसे उस केस में इनको पार्टीज को नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पे सूट की क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग जनरली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इसके अंडर आ जाएगा कि, राइट, एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग pending before it for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same। तो मतलब ये जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर इनके पास कोई चीज ट्रायल के लिए पड़ी है, राइट, या अपील के लिए पड़ी है, राइट, तो ऐसे केस में, राइट, ऐसे केस में उस प्रोसीडिंग को क्या कर सकते हैं? ये ट्रांसफर कर सकते हैं। किसको? अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी कोर्ट्स होते हैं वो होंगे, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा, राइट, असिस्टेंट एडिशनल सिविल जज का कोर्ट हो जाएगा, राइट, या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज का हो जाएगा, जैसे हम एडीजे बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज का जो के कोर्ट होगा उसमें चले जाएंगे, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए ये ऑप्शंस हैं, या फिर सिविल जज, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन केस कोर्ट्स को ट्रांसफर कर सकता है, और हाई कोर्ट किनको कर सकता है? हाई कोर्ट अलग अलग, ऑब्वियसली एक हाई कोर्ट के अंडर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ट्रांसफर कर सकता है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है? अगर हम 1A की बात करें तो ये बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो उनके सामने जो केस पड़ा हुआ है उसको वो किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इस सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए उस केस को ट्राई करने का। ज्यूरिसडिक्शन किस तरह का? सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन एंड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, राइट। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ना हो तो भी चलेगा, राइट। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है वो कॉम्पिटेंट वर्ड यूज हुआ है, राइट। तो इसलिए किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट ने कोई केस या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई केस ट्रांसफर कर दिया जो जिसकी वैल्यू 50 करोड़ है, किसको? सीनियर डिवीजन को या जूनियर डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया, सिविल जज जूनियर डिवीजन को। जनरली उनके पास इतनी पावर ही नहीं होगी, राइट। तो जस्ट बिकॉज ये पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे। वो जिस भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर करेंगे उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए उस केस का ट्रायल करने का, राइट। अब दूसरा, ये क्या कर सकते हैं? विदड्रॉ। पहला तो क्या था? ट्रांसफर कर सकते हैं ए में। अब बी बात करता है कि ये जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, ये विदड्रॉ कर सकते हैं एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड। तो पहला क्या था? ए की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसफर था टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, राइट। और बी जो है वो बात क्या कर रहा है? बी बात कर रहा है विदड्रॉ करने की बात कर रहा है, विदड्रॉ करने की बात कर रहा है। और विदड्रॉ कर कहां से? फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, विदड्रॉ फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो एक बोल रहा है कि ट्रांसफर कर लो और दूसरा बोल रहा है कि विदड्रॉ कर सकते हो। और फिर विदड्रॉ करने के बाद ये क्या कर सकते हैं? विदड्रॉ करने के बाद ये खुद से ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है, खुद से ही ट्रायल कर सकते हैं ये उस केस का, ठीक है, ये कोर्ट्स उसके। या फिर क्या कर सकते हैं? वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी टू सम अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, राइट, ठीक है, टू सम अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। एक कोर्ट से उठाया केस को, विड्रॉ किया, या तो खुद डिसाइड कर दिया या फिर किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट को जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उसको भेज दिया ट्रायल के लिए, राइट। या फिर रीट्रांसफर कर सकते हैं सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विथड्रॉन। या फिर उसी कोर्ट को रीट्रांसफर कर सकते हैं जहां से इस केस को विड्रॉ किया गया था। रीट्रांसफर कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ कि आपको इस केस में क्या करना है, या आपको इस केस में मतलब या तो एविडेंस लेना है या कोई भी इंस्ट्रक्शन के साथ दोबारा से उस कोर्ट को भेज सकते हैं, रीट्रांसफर कर सकते हैं कि आप इस केस का ट्रायल दोबारा करो, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि कोई भी केस मान लो कानपुर में पेंडिंग है,
तो वो क्या कर सकता है, खुद ट्रायल कर सकता है, उसको उठा सकता है वहां से, या फिर दूसरा क्या कर सकता है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को विड्रॉ करने के बाद, अपने पास विड्रॉ करने के बाद दोबारा से कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज सकता है विद सम इंस्ट्रक्शंस कि इस केस में क्या करना है आपको, राइट, कि ट्रायल कैसे करना है, या कुछ जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको ध्यान में रख के, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी इन एग्जांपल से, ठीक है। तो सेक्शन 24 ये आगे क्या बोलता है, सेकंड ये बोलता है कि जहां पे भी एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और विथड्रॉन under subsection 1, the court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding may, subject to any special direction in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point of at which it was transferred or withdrawn. तो मतलब जब ये केस को ट्रांसफर किया गया या विड्रॉ किया गया, जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा कि लखनऊ से कानपुर भेज दिया गया या कानपुर से लखनऊ भेज दिया गया केस, या फिर हाई कोर्ट ने खुद से विड्रॉ करके उठा लिया, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ कर लिया, तो ये सारे कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शंस इन द केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जो भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए होंगे ऐसे केस में, राइट, जब वो ट्रांसफर किया, मान लो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कानपुर को ट्रांसफर कर दिया, तो अब अगर जो भी स्पेशल डायरेक्शंस दिए होंगे उनको ध्यान में रखते हुए कानपुर का कोर्ट इस केस में क्या कर सकता है, कानपुर का कोर्ट या तो पूरा ट्रायल नए सिरे से कर सकता है, रीट्रायल कर सकता है, राइट, भले ही वो जो सूट यहां से लखनऊ से उठाया गया हो वो आगे की स्टेज पे हो, या फिर क्या कर सकता है, उसी स्टेज से जहां तक ये था तो वहीं से प्रोसीड कर सकता है जहां पे ये ट्रायल लखनऊ में चल रहा था वहां से, राइट। तो क्या क्या कर सकता है, या तो रीट्रायल कर सकता है, या फिर जिस पॉइंट तक लखनऊ में ट्रायल चल चुका था उसी पॉइंट से दोबारा प्रोसीड कर सकता है कानपुर का कोर्ट पर। इसको जो भी हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा, स्पेशल डायरेक्शन देगा, उनको मानना पड़ेगा। अगर स्पेशल डायरेक्शन में हाई कोर्ट ये कहता है कि आप रीट्रायल करो, तो फिर कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो जहां लखनऊ के कोर्ट में जहां पे छूटा था, जहां तक वो ट्रायल हुआ था, वहां से ट्रायल शुरू करे। तो उसे क्या करना पड़ेगा, रीट्रायल ही करना पड़ेगा, राइट। फिर आगे, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, द प्रोसीडिंग्स इंक्लूड अ प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, राइट। तो जहां पे अदर प्रोसीडिंग्स लिखा था उसमें आप उसको क्या मानोगे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री भी की प्रोसीडिंग्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 24, 22, 23, ये किस पे अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन पे भी अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की प्रोसीडिंग्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना, प्री में पूछा जाएगा आपसे। देन द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विथड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शैल फॉर द पर्पसेज ऑफ सच सूट बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ठीक है। तो अगर कोई कोर्ट, मान लो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई विड्रॉ कर दिया है कोई केस कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज से, और विड्रॉ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ही ट्रायल कर रहा है, तो उस ट्रायल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज माना जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनरली इन सब मामलों में नहीं पड़ता है, राइट। पर अगर ऐसा किया जाता है तो उस केस में उस ट्रायल के पर्पज से जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज से विड्रॉ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट कर रहे हैं, ऐसे मामले में क्या माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है, राइट। देन अ सूट और प्रोसीडिंग में बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई इट, राइट। और इस सेक्शन का उपयोग 24(5) का उपयोग, राइट, इस चैप्टर का उपयोग किसी सूट या प्रोसीडिंग को ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है उस कोर्ट से जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने का, राइट। तो ऐसे मामलों में भी हम ट्रांसफर ऑफ सूट और 24(5) जो है अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे एक कोर्ट जिसमें जुरिस्डिक्शन, तो इसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं, एक तो तब जब मल्टीपल कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन है, राइट। हमने पढ़ा कि कोर्ट X, Y, Z, A इन सबको जुरिस्डिक्शन है, तो इनमें से किसी एक कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए पार्टी अप्लाई करती है तो भी किया जा सकता है, राइट। पर ऐसे मामलों में भी किया जा सकता है जब कोई ऐसा कोर्ट ट्रायल कर रहा है जिसके पास
जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, राइट। तो उस कोर्ट से भी ऐसे कोर्ट को ट्रांसफर करने के लिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, इस सेक्शन का, इस प्रोविजन का उपयोग किया जा सकता है। आई होप आपको ये याद रहेगा, आपको इनके जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं वो याद रहेंगे, राइट। अब बात आती है सेक्शन 25 की, कि सेक्शन 25 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 25 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है सूट का ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 25 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से इट कैन पास द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ऑर्डर, जो ट्रांसफर का ऑर्डर है वो कर सकता है, या फिर एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि मान लेते हैं नैनीताल, राइट, लखनऊ, जोधपुर एंड मिदनापुर, ठीक है। ये सब अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ये उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा, ये राजस्थान हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा, और ये कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा। अब ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? ऐसे केस में मान लेते हैं नैनीताल से पार्टी चाह रही है कि ये केस जो है जोधपुर में इसका ट्रायल होना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन कहां देगी? वो एप्लीकेशन देगी सुप्रीम कोर्ट में, राइट। क्यों? क्योंकि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर आ रहे हैं। तो अब अगर ये जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से, मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर ये एप्लीकेशन नैनीताल से ये सूट ट्रांसफर जोधपुर किया जाना है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर कोई केस उत्तराखंड हाई कोर्ट से पर से राजस्थान हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जाना है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये पावर अंडर आर्टिकल 139A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दी गई है। पर सीपीसी स्पेसिफिकली सेक्शन 25 में सिविल केसेस के मामले में सूट्स के बारे में इस तरह की बात करता है, जबकि इसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, ये किसी भी मामले में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। पर 25 में केवल सूट्स को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं, उनको ट्रांसफर करने की बात हो रही है, राइट। अब 25 और 24 के लिए ये एसेंशियल नहीं है कि जो ट्रांसफरी कोर्ट है, मतलब जहां ट्रांसफर किया गया है, लेट्स से जोधपुर, शुड हैव द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आल्सो, राइट। जरूरी नहीं है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी हो, पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तो मैंडेटरी क्या है? कौन सा जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है? सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन एंड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है, राइट। तो ऐसे मामले में ही ट्रांसफर किया जा सकता है, इसीलिए कॉम्पिटेंट वर्ड यूज किया गया है 24 में। तो वही जो उसका कॉम्पिटेंट का मतलब है, वो मतलब है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होना चाहिए और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना भी हो तो भी चलेगा, राइट। अब एक कंसेप्ट इसमें और बचा है जो हम देखते हैं, वो कंसेप्ट है फोरम कन्वीनियंस का, ठीक है। फोरम कन्वीनियंस और फोरम नॉन कन्वीनियंस, दो कंसेप्ट्स होते हैं। फोरम कन्वीनियंस एक अप्रोप्रिएट कोर्ट होता है किसी भी केस में, जहां पे पार्टीज अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं, अपने जो ट्रायल है उसमें सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जो फोरम नॉन कन्वीनियंस होता है वो एक तरीके से इनअप्रोप्रिएट होता है, पार्टीज के लिए इनकन्वीनियंट होता है, राइट। तो मतलब ऐसा कोर्ट जहां पे पार्टीज को अपनी बात रखने में प्रॉब्लम होगी, उस कोर्ट को फोरम नॉन कन्वीनियंस कहा जाता है, ठीक है। अब एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इस बारे में बात करता है। इसमें इन्होंने बताया कि इसका क्या मतलब है। फोरम कन्वीनियंस मींस द कोर्ट ऑफ कन्वीनियंस फॉर बोथ द पार्टीज, मतलब कोई ऐसा कोर्ट जो दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंट हो। इट इज फॉर द कोर्ट वेयर द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर इज फाइल्ड टू एग्जामिन एज टू वेदर कंटिन्यूइंग द सूट इन द प्रेजेंट कोर्ट और ट्रांसफरिंग इट टू द अदर कोर्ट विल बी ऑफ कन्वीनियंस टू द पार्टीज, राइट। तो बेसिकली फोरम कन्वीनियंस हम क्यों देखते हैं? हम ये देखते हैं कि क्या जिस कोर्ट में केस चल रहा है उस कोर्ट में वो कोर्ट दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंट है क्या। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज और दूसरी पार्टी को बहुत एडवांटेज हो,
क्या ऐसा तो नहीं है कि एक पार्टी, क्योंकि कोई कोर्ट मतलब इतना इनकन्वीनियंट है कि वो सही से अपने एविडेंसेस ही लीड नहीं कर पाएगी, राइट, अपनी बात ही नहीं रख पाएगी, क्या ऐसा तो नहीं है? तो ये एग्जामिन करने के लिए है ना, इस तरह के लिए आप अगर मान लो जैसे मैंने बी का एग्जांपल लिया था, तो बी अगर लखनऊ के अलीगढ़ में केस चल रहा है तो वो अलीगढ़ के कोर्ट में केस फाइल करेगा, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा और ये बोलेगा कि मेरे लिए ये कोर्ट जो है फोरम नॉन कन्वीनियंस है, मुझे इस कोर्ट में मैं चाहता हूं कि ये जो सूट है ये लखनऊ ट्रांसफर किया जाए ताकि बाकी लोगों को भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी नहीं होगी, राइट। तो अब अगर एप्लीकेंट ऐसा दिखाना चाह रहा है कि कोई कोर्ट जो है वो फोरम नॉन कन्वीनियंस है, वो इनअप्रोप्रिएट कोर्ट है और वहां पे ये जो केस है कहीं और ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो उसे ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। नंबर 1, दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट इन द प्रेजेंट कोर्ट विल कॉज इररिपेरेबल लॉस। उसको क्या होगा? इररिपेरेबल लॉस होगा। मतलब अगर 22 की कोई एप्लीकेशन लगा रहा है, तो हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको क्या कोर्ट के सामने प्रूव करना है। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि अगर इस कोर्ट में केस चलता रहा तो हमें इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, जिसकी भरपाई कॉस्ट से भी नहीं करी जा सकती, पहला। दूसरा, अगर केस को ट्रांसफर करा जाता है तो जो लॉसेज हैं एप्लीकेंट के वो मिनिमाइज हो जाएंगे और जो प्लेंटिफ है या उसको भी कोई ऐसा लॉस नहीं होगा। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि एप्लीकेंट के लॉसेज का ध्यान रखे कोर्ट और जो दूसरा जो प्लेंटिफ है, राइट, उसके लॉसेज का ध्यान न रखे। तो कोर्ट ये देखेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को कि ना ही इस ऐसे केस में डिफेंडेंट को लॉस होगा, डिफेंडेंट का लॉस भी काफी कम हो जाएगा और प्लेंटिफ को भी कोई मटेरियल लॉस नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है, राइट। और सेक्शन 25 यूज करता है फ्रेज एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, व्हिच मींस दैट द सूट शैल बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मेक्स इट नेसेसरी. It is only after the above two elements have been proved by the applicant then the burden of proof will be shifted towards the respondent. तो बेसिकली 25, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 139A भी ये बोलता है कि अगर एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट जो है केस फाइल किया जा सकता है, राइट। वही बात सेक्शन 25 भी कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ इनजस्टिस हो सकता है अगर किसी पर्टिकुलर केस में ट्रायल होने से, तो वो एक जगह से, एक हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से दूसरे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में केस को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये थे हमारे प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिविल सूट्स 22 to 25। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद जहां भी जरूरी लगा मुझे, मैंने लगभग हर पॉइंट आपको अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये प्रोविजन समझ आए होंगे और आप दोबारा अपनी लाइफ में इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।